की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए 18 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बना दी गई। इस मामले में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले की पूरी जांच महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रही और पुलिस ने इसी आधार पर नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को रात में हरिद्वार से गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय आद्या तिवारी को पुलिस अपने साथ ले गई, मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। क्या हुआ? इतना बड़ा मुद्दा इस बीच सुबह होते ही पुलिस आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज पहुंच गई। खबर है कि नरेंद्र गिरी के कमरे से जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई आनंद गिरी पर टिक गई। पहले तो उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, फिर रात होते होते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके थोड़ी ही देर बाद आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस इस मामले में उन लोगों से भी बात करने वाली है जिनसे नरेंद्र गिरी ने मौत से करीब 6 से 10 घंटे पहले बात की थी। खबर है कि पुलिस को उनके फोन से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला किसी पहेली जैसा लग रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली बातें पता चल रही हैं और अब इस मामले में उनके सुरक्षा गार्ड का, गनर का नाम भी उछल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के एक नेता भी आ गए, जिनसे प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी। खबर है कि ओपी पांडे से 23 सितंबर को ओपी पांडे को प्रयागराज बुलाया जा सकता है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा से पूछताछ होने वाली है, जिनके बयान 22 सितंबर को दर्ज हो सकते हैं। खबर है कि इन तीनों से पूछताछ इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने मई महीने में नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच सुलह करवाई थी और पुलिस उनसे पूछताछ करके यह पता लगाएगी कि विवाद की असल वजह क्या थी। क्या वाकई आनंद गिरी अपने गुरु को ब्लैकमेल कर रहे थे, और अगर सुलह हो गई थी तो महंत की खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? पुलिस को उम्मीद है कि मध्यस्थता करने वाले इन तीनों लोगों से पूछताछ के बाद केस की गुत्थी कुछ हद तक सुलझ जाएगी और यह समझ में आ जाएगा कि आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ। पुलिस इस मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही है, यहां तक कि महंत नरेंद्र गिरी का शव जिस रस्सी से लटका मिला था, पुलिस ने उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, क्योंकि पता चला है कि उनके शिष्यों ने बताया कि मौत से 24 घंटे पहले उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी मंगाई थी और उसी रस्सी से उन्होंने फांसी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने उन 3 शिष्यों के बयान दर्ज किए जो सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में गए थे और उनका शव पंखे से उतारा था। उन तीनों शिष्यों के नाम सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी और धनंजय हैं। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आम हो या खास सभी उनके मठ पहुंचने लगे। उन्हें दोपहर 12 बजे उनके प्रयागराज के श्री बागंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी। इससे पहले सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा। ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी कि महंत नरेंद्र गिरी को उनके मठ में ही भू समाधि दी जाएगी, जिसके बाद प्रयागराज के श्री बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि देने की तैयारियों की तस्वीरें आने लगी। जो यहाँ तैयारियां हैं वो भी आप देख सकते हैं कि चौकी है, इस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जनता के लिए, उनके अनुयायियों के लिए अंतिम दर्शन के लिए खोला जाएगा। गहमा गहमी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और थोड़ी देर रुककर वहां मौजूद संतों से बात की। बाहर आने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि खुदकुशी के इस मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, अखिलेश यादव भी बागंबरी मठ पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मामले की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी मौत के बाद संत समाज की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग होने लगी, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के परिवार वालों ने भी यही मांग की और संतों की इस बात का समर्थन किया कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या कर ले वो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता। बहुत साहसी व्यक्ति थे। कुछ इसके पीछे जांच की जो जांच होगी, सीबीआई जांच हम लोग पूरा हुआ है, इनकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मिस्ट्री में वीडियो विवाद की भी एंट्री हो गई। कहा जा रहा है कि पुलिस 2 ऐसे वीडियो ढूंढ रही है जिनके जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था।
इस बीच आनंद गिरी पर नरेंद्र गिरी को परेशान करने का आरोप लगते ही कई संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात छेड़ दी। आनंद गिरी की ऑस्ट्रेलिया में घूमने फिरने, खुली गाड़ी में मस्ती करने की तस्वीरें सामने आई ही थीं कि उन पर आरोप लगा कि वो वहां एक लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। किसी लड़की की छेड़छाड़ के विषय में ये बंद हुए थे ऑस्ट्रेलिया में भी। आरोप तो ये भी लगा कि आनंद गिरी नरेंद्र गिरी से पैसे मांगने का बहाना ढूंढते थे। 8-9 महीने से ही वो ये सब काम में लगे हुए थे, गुरुजी के पीछे लगे हुए थे। कभी पैसा मांगते थे, उनको परेशान करते थे। आनंद गिरी के हरिद्वार के आश्रम में रहने वाले उनके शिष्यों ने तो इस बात पर मोहर ही लगा दी कि महंत नरेंद्र गिरी से उनकी खटपट थी। लेकिन विवाद था ये मालूम था, माफी मांगा था। हाँ, माफी मांगने के बाद वो गए नहीं। आनंद गिरी हरिद्वार में अपना आश्रम बनवा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी वो प्रयागराज नहीं गए थे और उनकी नरेंद्र गिरी से केवल फोन पर बात हो रही थी। सूत्रों का दावा है कि आनंद गिरी किसी वीडियो की बात करते थे और उनके जरिए नरेंद्र गिरी को धमकाते थे। पता चला कि इस काम में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी आनंद गिरी का साथ देते थे। यही नहीं, खबर है 2 दिन पहले ही आद्या तिवारी और नरेंद्र गिरी के बीच झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपने खिलाफ हो रही साजिश का एक वीडियो भी बनाया था। यही नहीं, उनके सुसाइड नोट में भी वीडियो का जिक्र किया गया, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने 2 टूक लिखा कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के अगले ही दिन उनका वो सुसाइड नोट भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने हर बात खुलकर लिखी। पता चला है कि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने एक लड़की के साथ उनकी फोटो का जिक्र किया और आरोप लगाया कि आनंद गिरी उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे। खबर है कि उन्होंने इसी नोट में आगे लिखा कि बदनाम होने के डर की वजह से वो जान दे रहे हैं, क्योंकि फोटो सच्ची है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर वो बदनाम हो गए तो जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी। पता चला है कि उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वो 13 सितंबर को ही जान देने जा रहे थे, लेकिन तब वो हिम्मत नहीं कर पाए। दिल्ली में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके आरोप में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ओवैसी अपने घर पर नहीं थे। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, खिड़कियों के शीशे और मेन गेट पर लगे बल्ब टूटे नजर आए, जबकि जमीन पर कुछ ईंटें बिखरी हुई दिखाई दी। इस हमले की सूचना ओवैसी के स्टाफ ने फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद 5 आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले गुर्जर विद्या सभा नाम के संगठन ने दावा किया कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़े विवाद को सुलझा लिया गया। असल में मुख्यमंत्री सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और उन्हें मूर्ति के नीचे लगे बोर्ड पर गुर्जर जाति का बताया गया, जिस पर राजपूत समुदाय के कई संगठनों को ऐतराज है। राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों के लोग गुस्सा जताने के लिए कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए। हालांकि एक दिन पहले गुर्जर समुदाय ने दावा किया था कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा विवाद सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा हमें कोई इस पर विरोध नहीं है और हम भारी संख्या में आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हालांकि ऐसा ही विवाद ग्वालियर में अब तक सुलझा नहीं है। करीब 1 हफ्ते से ग्वालियर में मिहिर भोज की जाति पर गुर्जर और राजपूत समुदाय के कई संगठन आमने सामने हैं। ग्वालियर में यह विवाद तब शुरू हुआ था जब मिहिर भोज की एक मूर्ति का अनावरण गुर्जर समुदाय के कुछ संगठनों ने किया था। विवाद की वजह से उस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था, जिसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी। लेकिन यूपी के दादरी में यह विवाद सुलझता दिखने लगा है। हालांकि विवाद सुलझाए जाने के दावों के बावजूद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की सभा के लिए पंडाल भी खास किस्म का बनाया गया है, जिसे वाटर प्रूफ ही नहीं बल्कि फायर प्रूफ भी बताया जा रहा है। अकेले पंडाल को बनाने पर 1 करोड़ का खर्च आने का दावा है। सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों को एक दिन पहले ही तैनात कर दिया गया। यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पूरे दादरी में पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है। इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। ड्रोन किसी भी तरह का हो, अगले आदेश तक पूरे शहर में उड़ाने पर रोक है। हालांकि बीजेपी के लिए यह कार्यक्रम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रख जाट वोट बैंक साधने के बाद बीजेपी की नजर गुर्जर समुदाय पर है,
जिसके तहत गुर्जर समुदाय में भगवान की तरह पूजे जाने वाले सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। यहाँ ये मूर्ति लगाई गई है मिहिर भोज पीजी कॉलेज में, जहाँ मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सड़कें अभी से पोस्टरों से पटी दिखने लगी हैं। गुर्जर समुदाय के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे पश्चिमी यूपी में सियासी धमक रखते हैं। हमारी संख्या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में गुर्जर विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। लोग यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे संत महात्माओं की बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उसी सम्मान की दृष्टि से लगाई जा रही है मूर्ति। इससे पहले जाट समुदाय को साधने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री यूपी के अलीगढ़ आए थे। और सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के शिलान्यास को भी ऐसी ही कोशिश माना जा रहा है। मिहिर भोज की सल्तनत और उनके राज का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। मतलब 49 साल के लंबे वक्त तक उन्होंने महाराज के तौर पर शासन किया। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल तक उनका शासन हुआ करता था और इसी तरह कश्मीर से उनकी सल्तनत के कर्नाटक तक फैले होने का दावा किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त उनके इस साम्राज्य को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर संगठनों का दावा है कि राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर उनके समुदाय के वोट चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नदी में बड़े पानी को पार करना 2 बाइक सवारों को महंगा पड़ गया। एक वीडियो में वो लोग नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए और यही कोशिश उनकी जान के लिए मुसीबत बन गई। जैसे ही वो पुल पर उतरे, उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। इसके बाद पहले आदमी ने उसे धकेलना शुरू किया तो दूसरा भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ते ही दोनों लोग एक झटके में उस उफनती नदी में बह गए। इसके बाद तो उन दोनों को देख पाना तक मुश्किल हो गया। हालांकि दावा किया गया कि उन लोगों ने आगे मौजूद एक पेड़ को पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल इस बहाव के आगे नहीं टिक पाई और नदी में कहीं गायब हो गई। बिहार में एक सिपाही की करोड़ों की संपत्ति का पता चला। बिहार के अरवल में आर्थिक अपराध शाखा ने एक सिपाही के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि इस सिपाही के पास करोड़ों की संपत्ति है। नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर अभी आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज पहले नंबर पर पहुंच गईं। साथ ही झूलन गोस्वामी ने एक पायदान ऊपर चौथे स्थान पर जगह बना ली। ईडी करोड़ों के लेन देन के आरोप में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। मुख्तार अंसारी से यूपी की बांदा जेल में, जबकि अतीक अहमद से गुजरात की साबरमती जेल में पूछताछ होगी। गहनों की कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने तेलंगाना में 750 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। इस रकम से वहां गहनों से जुड़े अलग अलग उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इन्हीं कामों के लिए वहां रिफाइनरी भी लगाई जाएगी। राजस्थान के जोधपुर से डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि एक दिन पहले जागरण में न्योता नहीं मिलने पर उस आदमी का इलाके के कुछ दबंगों से विवाद हुआ था, लेकिन बाद में उन दोनों पक्षों के लोगों ने समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद वो दोनों अपने अपने घर लौट गए। लेकिन दबंगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उन्हें जैसे ही मौका मिला, उन्होंने उस आदमी की पिटाई कर दी। बदमाशों ने बीच सड़क पर ही उसे पकड़ लिया और फिर उस पर डंडे बरसाने लगे। इस हंगामे को देखकर वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं माने। उन्होंने काफी देर तक घायल हो चुके उस आदमी की पिटाई की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उस आदमी के परिवार की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी डंडों से मारकर घायल कर दिया गया। 5 व्यक्ति मौके से शांति भंग में गिरफ्तार किए गए हैं और रिपोर्ट दी जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मारपीट में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक दिन पहले रूस के पर्म शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए भयानक गोलीकांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। एक हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग में वहां 6 लोगों की मौत हो गई थी। और उस नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूनिवर्सिटी कैंपस में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर भी महफूज ठिकाने की तलाश में भगदड़ मची दिखी। छात्र भाग ही रहे थे कि तभी एक शख्स फर्श पर तड़पता नजर आया। उसे गोली लग चुकी थी। कुछ सेकंड में नकाबपोश हमलावर भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक लड़की खड़ी थी। हथियारबंद बंदूकबाज को देखकर वो बर्फ की तरह जम गई।
उसके साथ आगे क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी के छात्र आगे आगे और हमलावर उनके पीछे पीछे दौड़ता दिखा। हालांकि कुछ छात्र भागकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जिसमें हमले से बेखबर एक लड़की यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में आराम से चलती दिखी। तभी घात लगाए खड़े हमलावर ने उस पर बंदूक तान दी और अगले ही पल वो फर्श पर निढाल पड़ी नजर आई। एक दिन पहले इस लड़के ने यूनिवर्सिटी में इतना आतंक मचाया था कि जान बचाने के लिए कुछ छात्र तो बिल्डिंग की पहली मंजिल से ही कूद गए। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां की मशहूर बिल्डिंग लक्ष्मी निवास पैलेस में मगरमच्छ घुस गया। बताया गया कि इसी बिल्डिंग में गायकवाड़ राजघराने के लोग रहते हैं। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और फौरन उसे निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। इसके लिए वन विभाग की एक टीम को बुलाया गया जिसने मगरमच्छ को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। राजमहल के अंदर ही मगर बैठा हुआ था। सिक्योरिटी ने देखा तो उन्हें तुरंत ही हमको मैसेज दिया। राजमहल में घुसे इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के लोगों ने एक रस्सी का फंदा बनाया और डंडे की मदद से उसके मुंह की तरफ से बांध दिया। हालांकि इस कोशिश में अंधेरा आड़े आया और उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। नीचे एक वक्त तो ऐसा आया जब मगरमच्छ को संभालना मुश्किल हो गया। वो जैसे ही बेकाबू हुआ, दोनों वनकर्मी अपनी जान बचाने में जुट गए। उनमें एक जहां सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया तो दूसरा पास रखे जाल की तरफ चला गया ताकि मगरमच्छ उनका शिकार न कर पाए। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार वो लोग मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम के कारण ही हादसा हुआ, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। जिन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने के लिए आसपास के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और दोनों की मदद करने में जुट गए, लेकिन खराब मौसम और पेड़ों के बीच हेलीकॉप्टर फंसे होने के कारण ये काम इनके लिए इतना आसान नहीं रहा। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर का मलबा जमीन पर बिखरा दिखा, जबकि हेलीकॉप्टर से टकराने के कारण कुछ पेड़ टूटे नजर आए। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सेना की मेडिकल टीम वहां पहुंची और बेसुध पायलटों का इलाज शुरू किया। यार, इसके पैर ठंडे हो गए यार। मगर शुरुआती इलाज के बाद जब दोनों को होश नहीं आया तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर उधमपुर लौट रहे थे, जिनमें एक क्रैश हो गया और दूसरा सही सलामत उतर गया। अफगानिस्तान के जलालाबाद से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां इस्लामिक स्टेट नाम के चरमपंथी संगठन ने एक बम धमाका किया जिसमें कई लोगों को चोट आई। इसके निशान वहां मौजूद गाड़ियों पर भी दिखे। हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया गया, जिनके परिजन हमले में मारे गए अपने परिवार के लोगों के लिए आखिरी प्रार्थना करते हुए नजर आए। बताया गया कि धमाका भीड़ वाले इलाके में हुआ, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए। राज्य के जिन शहरों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, उनमें पश्चिम मेदिनीपुर और कोलकाता भी शामिल। जहां इस कदर बादल बरसे कि वहां के कई इलाकों की सूरत ही बिगड़ गई। कोलकाता के वो इलाके जहां सड़कों पर भीड़ होती थी, गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, उन पर पानी का ऐसा कब्जा हुआ कि लोगों का पैदल तक चलना मुश्किल हो गया। वहां के गोल्फ ग्रीन्स इलाके में 3-4 फीट तक बारिश का पानी भरने से ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए और जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले वो पानी भरी सड़कों पर जूझते दिखे। बारिश की वजह से दुकान, मकान और सड़कें सब पानी में डूबी नजर आईं। लेकिन कोलकाता के ही न्यू टाउन इलाके में तो कुछ लोग इस मुसीबत के बीच वहां से गुजरने वाली एक सड़क पर मछलियां पकड़ते दिखे। बताया गया कि ये मछलियां पास के एक तालाब के पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गईं। पश्चिमी मेदिनीपुर में भी नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा दी। खेत खलिहान तो डूबे ही, लोगों के मकान और दुकान भी इस बारिश से नहीं बच पाए। वहां की सड़कों पर गाड़ियों की बजाय नावें चलने लगी। बताया गया कि बाढ़ के पानी की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर के 20 से ज्यादा गाँवों का संपर्क शहर से टूट गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार पर पेड़ जा गिरा, जिससे इलाके के लोग घबरा गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उस कार से पेड़ को हटाने की कोशिश शुरू की गई, जिसके लिए बचाव दल घटना की जगह पर पहुंचा और कार पर गिरी पेड़ की भारी भरकम टहनी को हटाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए एक मशीन की मदद ली गई, जिससे उस टहनी को पेड़ से अलग करके नीचे गिराया गया। वो टहनी इतनी भारी थी कि उसे हटाने में बचाव दल के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इस हादसे में कार का अगला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े ड्राइवर सीट पर भी बिखरे मिले। हालांकि कार चलाने वाला शख्स सुरक्षित रहा,
जिससे वहां पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ कैसे। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के बजाय उन्हें फेंक दिया। इस मामले में उन सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंदौर नगर निगम ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए सभी वार्डों में स्टॉल लगाए थे, जहां से इकट्ठा हुई मूर्तियों का पूरा विधि विधान से विसर्जन किया जाना था। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें नगर निगम के कुछ कर्मचारी एक ट्रक से कई गणेश प्रतिमाओं को तालाब में फेंकते नजर आए। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसका विरोध होने लगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पर ऐतराज जताया। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद इंदौर नगर निगम हरकत में आ गया और उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 सुपरवाइजर और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप में इन कर्मचारियों को सस्पेंड करने के साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां के कई जिलों में बादल इतना बरसे कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के यवतमाल में भी कुछ ऐसे ही हालात बने, जहां नदी का पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। ऐसा लगा कि वहां सड़कों से होकर कोई नदी बह रही हो। हाईवे के करीब बना मंदिर हो या फिर खेत खलिहान, सब पानी में डूबे हुए नजर आए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता हुआ नजर आया। इसी बीच जो लोग अपने घरों से बाहर निकले वो बाढ़ के पानी से जूझते हुए नजर आए। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नासिक से भी सामने आई। वहां उफनती नदी में एक लड़का बह गया। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की और इसके लिए कुछ लोगों ने पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर पानी में बह रहे लड़के को बाहर निकाल लाए। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे मैच हार गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-0 से आगे हो गई। चंडीगढ़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी नेता उमा भारती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। आरक्षण में है क्या, धरा क्या है? जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सारा तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है। उमा भारती के इस बयान के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यदि वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो भाजपा की सरकार ही 16 वर्ष है, उनने क्या किया? हालांकि इस मुद्दे पर उमा भारती को मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का साथ मिला। ये बात सही है कि आरक्षण दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों ने भारत से वैक्सीन विदेश भेजने के फैसले पर भी खुशी जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज तड़के ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। उनके साथ पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी थे। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी हुई नजर आई। सबसे पहले सीएम और सिद्धू ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर नई सरकार के लिए प्रार्थना की। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। बंगाल बीजेपी में जारी उठापटक के बीच सुकांता मजुमदार को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंप दी गई, जबकि पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिन्होंने ये माना कि बंगाल चुनाव के दौरान कुछ गलतियों के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब वो कोलकाता के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में राज्य बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां नजर आए। खुद पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुकांता मजुमदार को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तो उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहां से सामने आई तस्वीर में कोई फूलों का गुलदस्ता देता नजर आया तो कोई शॉल और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करता दिखा। सुकांता मजुमदार को बंगाल बीजेपी की कमान ऐसे समय में सौंपी गई जब पार्टी के कुछ विधायक और सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, जबकि कुछ और विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मगर नए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनका जोर राज्य में संगठन को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने पर होगा। আমাদের পার্টি পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে কোনো কিছু আমাদের স্ট্র্যাটেজিগত ভুল তো ছিলই, না হলে সফলতা আসতো। खबर है कि दुर्गा पूजा के बाद प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान को खुलकर सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की तालिबान के राज्य में ही जमकर बेइज्जती हो रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा से सटे तोरखम बॉर्डर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक ट्रक में लगे पाकिस्तानी झंडे को उतारते दिखे। बताया गया कि बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तान का ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंचा था। इस ट्रक में पाकिस्तान का झंडा लगा था, साथ ही उसके आगे एक पोस्टर भी लटका था जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का जिक्र था। लेकिन जैसे ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद लड़ाकों ने उसे घेर लिया। कुछ लोगों ने ट्रक में लगे पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ना शुरू कर दिया और जल्दी से ही उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया। दोस्ती वाले पोस्टर का भी यही हाल हुआ। दावा किया गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ा वो कोई और नहीं, तालिबान के ही लड़ाके थे। वही तालिबान जिसका पाकिस्तान न सिर्फ खुलकर समर्थन कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पैरवी भी कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस से पहले एयर शो की रिहर्सल की। वहां पहली बार सुखना लेक पर शाम को इस तरह का एयर शो होगा जिसमें राफाल लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सुखना लेक पर चिनूक हेलीकॉप्टर और रफाल विमान समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराता नजर आया। वो पानी के बेहद करीब पहुंचकर वहां से बादलों के बीच लौट गया। इसी तरह राफाल ने भी एयर शो की रिहर्सल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो गोली की तरह पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गया। एयर शो से पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में रिहर्सल की। बताया जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचेंगे। अफ्रीकी देश सूडान में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि राजधानी खर्तूम में वहां की सरकार के विरोधियों ने एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे वहां के सैनिकों ने पूरा होने नहीं दिया। इसके लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में सेना के टैंक उतार दिए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो इलाका छावनी में तब्दील दिखा। टैंकों के जरिए कई रास्ते बंद कर दिए गए। दावा है कि तख्ता पलट की कोशिश करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुंबई में मास्क नहीं पहनने के आरोप में जुर्माने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी मार्शल गिरोह का न्यूज 18 की टीम ने भंडाफोड़ कर दिया। शहर के नगर निगम बीएमसी ने मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए कई इलाकों में मार्शल तैनात किए। लेकिन इन्हीं मार्शल के नाम पर एक ऐसा फर्जी गिरोह तैयार हो गया जिसके सदस्यों ने बीएमसी के मार्शल बनकर लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। उसी गिरोह के कुछ लोगों को न्यूज 18 की टीम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर पकड़ लिया, जिनमें एक लड़की ने कैमरा देखते ही बीएमसी की नकली जैकेट उतार दी और वहां से भागने लगी। उस लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद ली गई। ऐसे में वो घबरा गई, जिसके बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। बीएमसी का क्यों निकाला जैकेट क्यों निकाला बीएमसी का? इसी तरह फर्जी मार्शल गिरोह के एक आदमी ने जब कैमरा देखा तो वो भी सकपका गया। बीएमसी का आईडी कार्ड दिखाइए। उसके पास भी न्यूज 18 के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही न्यूज 18 को कैमरे को देखा, सारे के सारे लोग जो है वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन जो एक लड़की है वो हमारी पकड़ में आई। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे बीएमसी के कुछ मार्शल ने बताया कि ऐसे लोगों की वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। कोई भी लोग आके बोलते हैं तुम लोग चोर हो, फुकट पैसा लेते हो। मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूलने का जिम्मा बीएमसी के मार्शल को सौंपा गया है। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा दरिया बनकर बड़े दायरे में फैलने लगा है। कुछ मकान तो इसकी चपेट में भी आ गए हैं, जिसकी कुछ डरावनी तस्वीरें भी सामने आई। ज्वालामुखी से निकलते गर्म लावे ने वहां के एक मकान को अपनी जद में ले लिया। धीरे धीरे वो मकान धाराशाही हो गया, उसका नामो निशान तक मिट गया। इसके बाद उस जगह पर आग के गोले बने पत्थर बरसते दिखे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वहां आसमान से सिर्फ आग की बारिश हो रही हो। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उस इलाके में रह रहे 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों को खाली कर दिया। बताया गया कि ज्वालामुखी फटने के बाद उस इलाके के 100 से ज्यादा मकानों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। बेंगलुरु ने डराने वाली तस्वीर बेंगलुरु से सामने आई। वहां एक फ्लैट में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आग दोपहर करीब 3:30 बजे लगी और फिर देखते ही देखते इसने पूरे फ्लैट को अपनी जद में ले लिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई।
जिनमें किसी ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल के लोग फौरन आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन तब तक उसमें मौजूद 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। Report says that is about 2 persons, but the complete search is going on. इस हादसे ने आसपास के घरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। एक घर की बालकनी में तो एक महिला फंसी दिखाई दी, जिसके घर तक आग की लपटें पहुंच चुकी थीं। हालांकि दूसरी तरफ इसे बुझाने में जुटे लोगों का काम लगातार जारी रहा। कई किलोमीटर दूर से दिख रही आग से इतना धुआं निकला कि सारा आसमान भर गया। आग की लपटों की वजह से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह काला पड़ गया। इस दौरान वहां कुछ पुलिस के जवान भी नजर आए, जो लोगों को हादसे की जगह से दूर जाने के लिए लगातार समझाते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बरुआ गांव में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद उस इलाके की सूरत पूरी तरह से बदल गई। कुदरत के इस कहर से हर जगह कीचड़ की मोटी परत जमा हो गई। कई जगहों पर तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से सारा रास्ता जैम हो गया। ये बरसाती पानी लोगों के घरों में भी घुस गया और पानी के साथ आई जंगली घास ने लोगों की परेशानियों को 2 गुना कर दिया। हालांकि एक रेस्क्यू टीम वहां का हालात का जायजा लेती हुई भी दिखाई दी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य बनने के लिए हुई परीक्षा में मनजिंदर सिंह सिरसा फेल हो गए। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बनने से चूक गए। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए एक परीक्षा हुई, जिसमें सिरसा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई गुरुवाणी के शब्द नहीं पढ़ पाए और न ही सही शब्द लिख सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमों के तहत सदस्य बनने के लिए इस भाषा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिरसा हाल ही में इस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। कोविशील्ड पर ब्रिटेन के फैसले का भारत में विरोध शुरू हो गया। वहां के नए नियमों के तहत भी जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्री ने पुरजोर विरोध किया और इसे उसके सामने उठाया। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कोविशील्ड इज अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एंड डज इंपैक्ट ऑन दोज ऑफ आवर सिटीजंस ट्रैवलिंग टू द यूके। इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी सरकार के साथ रहा। To my mind, that is unacceptable. You cannot have 2 standards like that. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक विदेशी महिला और उसके बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता अनंत गीते के महाविकास अघाड़ी पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को सत्ता की मजबूरी बताया। दोन काँग्रेस एक विचाराची होऊ शकत नाही, तर शिवसेना काँग्रेसी विचाराची कदापि होऊ शकणार नाही। इस बयान पर एनसीपी भड़क गई और उसके नेता सुनील तटकरे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उम्र हो गई है और पराजय के नाते थोड़ा वो वैफल्यग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिवसेना ने इसे अनंत गीते का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। राजस्थान के अलवर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मरीज के साथ आए तीमारदार ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि मरीज ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन तभी उसके साथ आए एक तीमारदार ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने इलाज कर रहे स्टाफ के साथ हाथापाई शुरू कर दी। पहले तो उसने अस्पताल के स्टाफ को काम करने से रोकने की कोशिश भी की। इसके बाद वो मरीज को बिना इलाज करवाए ही वहां से उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। इस बीच जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी मरीज को अपने साथ लेकर एक कमरे में घुसता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और वहां से दूर हटा दिया। बाद में अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बिहार के बांका जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोपवे का उद्घाटन किया। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार ने वहां कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें एक है ये रोपवे, जिसका उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे, जिन्होंने बटन दबाकर इस सेवा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ रोपवे के जरिए मंदार पर्वत तक का सफर किया। साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी अधिकारियों से ली। इसमें और ज्यादा बहुत ज्यादा संभावना है पर्यटन और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसको सुरक्षित रखना। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस रोपवे के अलावा वहां करीब 18 एकड़ में बनने वाले एक बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास भी सीएम ने किया। इसके अलावा उन्होंने वहां एक झील में नाव के जरिए सैर की। इस दौरान राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। मैं हूं किशोर अजवाणी।
आज की ताजा खबर जारी।